जनता को जनार्दन कहते हुए आपने नेताओं को खूब सुना होगा, लेकिन चुभने वाली सच्चाई यह है कि चुनावी मौसम में यही नेता जनता को अलग अलग वोट बैंक के रूप में बांट कर देखते हैं। उन्हें जाति के चश्मे से देखा जाने लगता है। जनता की पहचान जातिगत हो जाती है। जब भी ऐसा होता है तब असली मुद्दे यानी जमीनी मुद्दे पीछे छूटने लगते हैं और भावनात्मक मसले आगे आने लगते हैं। यह हमारी चुनावी राजनीति का सबसे चुभने वाला पहलू है। 2022 की लड़ाई को लेकर इस बार सबसे पहले बसपा ने खुलकर जाति कार्ड खेला। तभी तो पार्टी प्रमुख मायावती ने कहा कि पिछले चुनाव में ब्राह्मण बीजेपी के बहकावे में आ गए थे, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि अब ब्राह्मण बीजेपी को वोट नहीं देंगे। मैं ब्राह्मण समाज से भी यही उम्मीद करती हूँ कि इनको कितना परखोगे, कितना आजमाओगे। इनको आजमा लिया आपने 5 साल, अब इनको तिलांजलि देनी चाहिए और बीजेपी के बहकावे में ना आकर तो सन 2007 की तरह बीएसपी से इनको जुड़ना चाहिए। यूपी में शुरू हो गई जाति की वोट परिक्रमा। चुनावी मौसम का जोर बसपा झुकी ब्राह्मणों की ओर। आप जानते हैं आज उत्तर प्रदेश में किस तरह की अराजकता फैली है। सब समाज के लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है, लेकिन खास तौर से चिन्हित किया जा रहा है ब्राह्मण समाज के लोगों को। 2007 का कामयाब फॉर्मूला 2022 में आजमाने का ऐलान। दलित प्लस ब्राह्मण दांव कितना भारी। बीजेपी को भी आजमा लिया, कितना आजमाओगे। अब इनको तिलांजलि देनी चाहिए और बीजेपी के बहकावे में ना आकर तो सन 2007 की तरह बीएसपी से इनको जुड़ना चाहिए। बसपा को देख बदल गई विरोधियों की तैयारी। ये दुनिया मानती है कि ब्राह्मण का स्वाभाविक घर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। हम ब्राह्मण और गैर ब्राह्मण की, अगड़ा और पिछड़ा की, अनुसूचित वर्ग की, आदिवासी की, ये सब बातें हम लोग नहीं करते और इसके बल पर हम शून्य से शिखर पर हैं। क्या जमीनी मसलों पर वोट नहीं मिलते? क्या जाति के नाम पर वोटर नहीं हिलते? जीत के लिए सब जपने लगे जाति की माला। अपनी जिम्मेदारी ताक पर सिर्फ दूसरों का हवाला। बीएसपी के राष्ट्रीय महासचिव व राज्यसभा सांसद श्री सतीश चंद्र मिश्रा जी के नेतृत्व में इनकी धार्मिक भावनाओं को भी ध्यान में रखकर ये अभियान अयोध्या से शुरू किया जा रहा है। जिधर वोट उधर नेता भागे, मुद्दे पीछे जाति आगे। बात तो चुभेगी। यूपी के कुल मतदाताओं में ब्राह्मण वोटर करीब 10 से 11% है। ये एक मुश्त वोट अगर किसी खास पार्टी के पाले में चला जाए तो फिर उसे बड़ी सियासी कामयाबी मिलना तय है। 2007 में बसपा ने अपने कोर दलित वोट बैंक के साथ ब्राह्मण वोटरों को जोड़ने के लिए बड़ा प्रयोग किया था। इसके तहत तब करीब 21% सीटों पर उसने ब्राह्मणों को मैदान में उतारा था। नतीजा यह हुआ कि एक झटके में बसपा का वोट 7.37% बढ़कर 30.43% पर पहुंच गया था, जबकि सीटें करिश्माई ढंग से 2002 में 98 सीटें जीतने वाली बसपा ने 2007 में 206 सीटों पर विजय का परचम फहरा दिया। दलित ब्राह्मण फॉर्मूले ने बसपा को 108 सीटों का फायदा दिलाया। हालांकि पिछले 14 साल में गोमती में काफी पानी बह चुका है। हालात अलग हैं। 2007 में सपा के खिलाफ बसपा सबसे मजबूत पार्टी थी, जबकि आज के दौर में भाजपा 39.67% वोट के साथ सत्ता में है और 2022 में उसका मकसद 350 सीटें जीतने का है। बसपा की सोशल इंजीनियरिंग का चुनावी इंजन स्टार्ट।
चुनावी फॉर्मूला रेस में कितना आगे हाथी। सन 2007 की तरह फिर से बीएसपी में जोड़ने के लिए इसी महीने 23 जुलाई से मेरे दिशा निर्देशन में बीएसपी के राष्ट्रीय महासचिव व राज्यसभा सांसद श्री सतीश चंद्र मिश्रा जी के नेतृत्व में इनकी धार्मिक भावनाओं को भी ध्यान में रखकर ये अभियान अयोध्या से शुरू किया जा रहा है। बसपा ओल्ड इज गोल्ड वाले फॉर्मूले पर आगे बढ़कर 2022 का दंगल जीतना तो चाहती है, लेकिन क्या ये इतना आसान हो पाएगा? ये सबसे चुभता हुआ सवाल है। ये सवाल इसलिए क्योंकि 2007 और 2022 की बिसात में बड़ा फर्क है। कितना बड़ा फर्क है ये समझने के लिए 2007 और 2017 के चुनावी नतीजे का विश्लेषण जरूरी है। 2007 में बसपा को 206 सीटें मिली थी। वोट प्रतिशत 30.43% का था, तो भाजपा नंबर 3 पर थी, उसे सिर्फ 51 सीटें मिली थी और वोट मिले थे सिर्फ 16.97%, जबकि सपा दूसरे नंबर की पार्टी थी और सत्ता खोने के बावजूद 97 सीटें हासिल की थी, जबकि 25.43% उसे वोट मिले थे। उधर कांग्रेस 2007 के चुनाव में 22 सीटें ही हासिल कर पाई थी, जबकि उसे वोट मिले थे 8.61%। अब अगर हम इसकी तुलना 2017 के चुनावी नतीजों से करें तो बसपा 2017 तक पहुंचकर बेहद कमजोर दिखती है। 2017 की इस स्थिति से उसके लिए सीधे उठकर 2022 में सत्ता तक पहुंच जाना आसान बात नहीं लगती। 2017 में भाजपा की आंधी चली थी। 2017 में बसपा को सिर्फ 19 सीटें हासिल हुई थी, वहीं 22.23% वोट मिले थे, जबकि भाजपा 312 सीटों के साथ 39.67% वोट पाने में कामयाब रही। 2017 में भाजपा की आंधी के आगे सपा 47 सीटों पर सिमटकर सत्ता से बाहर हो गए। बावजूद इसके वो बसपा से ऊपर रही। तब सपा को 21.82% वोट मिले थे, वहीं कांग्रेस 7 सीटों पर सिमटकर चौथे नंबर पर पहुंच गई थी और वोट मिले थे सिर्फ 6.25%। 2007 के चुनाव में विधानसभा के मुकाबले की पिच पर बसपा नंबर 2 की पार्टी की हैसियत रखती थी, तो आज उसकी हैसियत नंबर 3 की है। ऐसे में नंबर 1 बनना कोई साधारण चुनौती नहीं है और देश भर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के प्रति कुछ लोगों में असंतोष भी है, तो शायद उन्होंने ये उचित समझा होगा कि अब उन्हें भी अपनी पार्टी का स्टैंड बदलने के बारे में सोचना चाहिए। और इसके लिए उन्होंने 2007 का जो एक उनका ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला था कि उन्होंने ब्राह्मण समुदाय को अपने साथ रखा, उसी को फिर से अपनाने का फैसला किया। सवाल है कि अगर ब्राह्मण प्लस दलित फॉर्मूला इतना ही दमदार था तो बसपा का ये फॉर्मूला 2012 में क्यों फेल हो गया और फिर 2017 में बसपा इस चुनाव जिताऊ फॉर्मूले को आजमाने में पीछे क्यों रही? ब्राह्मण समाज हमारे देश का सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा, बुद्धिजीवी और स्वयं फैसला लेने में सक्षम। वो कभी भी किसी के बहकाने और फुसलाने से न कहीं आता है और न कहीं जाता है। वो स्वयं फैसला लेता है। राजनीति में क्या करना है, कहां खड़ा होना है, उससे बेहतर कोई नहीं समझता है। सवाल ये भी है कि 2022 के लिए यही फॉर्मूला सबसे दमदार क्यों दिख रहा है? बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने जिस तरीके से एक बार फिर पार्टी के साथ ब्राह्मणों को जोड़ने की शुरुआत का ऐलान किया है, उससे ये साफ है कि कहीं न कहीं इन चुनाव में भी ब्राह्मण महत्वपूर्ण भूमिका में रहेंगे। फिर चाहे वो बहुजन समाज पार्टी हो या समाजवादी पार्टी हो या सत्ताधारी बीजेपी हो। कैमरा जितेंद्र के साथ अनुभव शुक्ला, एपी गंगा, लखनऊ। और हमारे साथ इस वक्त श्याम सिंह यादव साहब जुड़े हुए हैं, बसपा के सांसद हैं जौनपुर से। श्याम सिंह यादव साहब, आपका स्वागत है एबीपी गंगा में। इससे पहले कि हम श्याम सिंह यादव जी का रुख करें, कुछ आंकड़ों पर नजर डाल लेते हैं। यूपी में ब्राह्मण वोटर का वोट गणित अब आपको समझा देते हैं। आंकड़ों का दायरा बहुत बड़ा है।
हम आपको फिलहाल उन सीटों और उन जिलों की बात बता दें जहां सबसे ज्यादा ब्राह्मण वोटर है। आइए जल्दी से नजर डालते हैं। यूपी में ब्राह्मण वोट बैंक को अगर देखा जाए तो करीब 11% आबादी, कई सीटों पर 20% से ज्यादा ब्राह्मण वोटर उत्तर प्रदेश में है। बलरामपुर, बस्ती, संत कबीर नगर में इसमें 15% से ज्यादा वोटर है। महाराजगंज, गोरखपुर, देवरिया में 15% से ज्यादा वोटर है। जौनपुर, अमेठी, चंदौली में 15% से ज्यादा वोटर है। कानपुर और प्रयागराज में भी 15% से ज्यादा वोटर है ब्राह्मण। तो ये स्थिति है। इसके साथ ही साथ 2007 में बसपा का महाप्रयोग सफल रहा था। उसने तब 86 विधानसभा सीटों पर ब्राह्मण उम्मीदवार उतारे थे। इनमें से 41 उम्मीदवार जीतने में कामयाब हुए थे। ये हम बता रहे हैं 2007 का प्रयोग बसपा का। वहीं 403 सीटों में से 86 पर ब्राह्मण उम्मीदवार उतारे। बसपा 206 सीटों पर जीती थी। ब्राह्मणों के समर्थन से पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। 7 ब्राह्मणों को मंत्री मायावती ने उस वक्त बनाया था। सतीश चंद्र मिश्रा की रणनीति को उस वक्त की बड़ी कामयाबी गिनाया जाता है आज तक। और बसपा एक बार फिर उसी रणनीति पर चल रही है जो 2007 में तैयार हुई थी। और 2022 और 2007 की रणनीति पर गौर किया जाए तो ब्राह्मण दलित गठजोड़ को साधने की कोशिश है। 23 जुलाई से 18 मंडलों में ब्राह्मण सम्मेलन का ऐलान किया गया है। अयोध्या में ब्राह्मण सम्मेलन की शुरुआत होगी और 2007 में भी ब्राह्मण सम्मेलन से चुनावी शंखनाद किया था बसपा ने। भगवान परशुराम की प्रतिमा लगाने का वायदा भी किया है। स्कूल, अस्पताल भगवान परशुराम के नाम पर करने का भी वादा किया है। तो यह रणनीति है बसपा की। अभी तक मायावती ने सिर्फ 2007 में ही ब्राह्मणों का साथ मिला, क्योंकि उस वक्त उन्होंने बड़ी संख्या में ब्राह्मणों को टिकट दिया था। पिछले साल 4 चुनावों की तस्वीर आपको आंकड़ों के जरिए जल्दी से समझाते हैं। जी हां, 2002 की अगर बात करें, 2007, 2012 और 2017 की बात कर रहे हैं कि क्या स्थिति थी। 4 ब्राह्मण विधायक 2002 में बसपा के पास थे। 2007 में यह आंकड़ा बढ़कर 41 हुआ, बसपा को सत्ता मिली। 2012 में सिर्फ 10 ब्राह्मण विधायक बसपा के जीते और 2017 में सिर्फ 3 ब्राह्मण बसपा के जीते थे। 2007 में बसपा की चुनावी रणनीति ब्राह्मण वोट बैंक के इर्द गिर्द घूम रही थी। उस वक्त पार्टी ने जो नारे दिए थे वो भी ब्राह्मणों को लुभाने के लिए थे। हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है, ये नारा बसपा ने दिया था। ब्राह्मण शंख बजाएगा, हाथी बढ़ता जाएगा, दोनों बड़े चर्चित नारे उस वक्त के चुनाव के। और हमारे साथ श्याम सिंह यादव साथ जुड़े हुए हैं, बसपा के सांसद हैं जौनपुर से। और राजनीति की बात करें तो बिल्कुल, अगर इनकी राजनीति की बात करें तो श्याम सिंह यादव साहब देश के, अब शायद बहुत कम लोगों को पता होगा, लेकिन जाने माने शूटर भी हैं और राजनीति में भी इन्होंने जौनपुर से सीधा निशाना लगाया, चुनाव में जीत हासिल की और शूटर के साथ साथ ये वकील भी हैं। तो सोचिए, तो कुल मिलाकर इनसे अब हर तरह का सवाल हम कर सकते हैं। श्याम सिंह यादव साहब, ये बताइए कि जो 2022 में आपकी पार्टी निशाना लगाना चाहती है सत्ता पर, तो आपको लगता है कि ब्राह्मण वोट बैंक जो बसपा से छिटक गया था, आंकड़े भी इस बात की तस्दीक करते हैं, आपको लगता है कि वो जो वोट बैंक खिसक गया था वो वापस आ पाएगा आप लोगों के पास? देखिए, ब्राह्मण समाज का, हमारे हिंदू समाज का एक बहुत बुद्धिजीवी वर्ग है और बहुत प्रभावशाली वर्ग है। भले ही उनकी संख्या प्रतिशत में कम हो, लेकिन उनका प्रभाव ढेर सारा है। और भी जातियों पर मेरा मानना है कि ब्राह्मण वर्ग का एक प्रभाव रहता है। तो अभी वही प्रदेश है, वही लोग हैं, वही सब कुछ है। तो अगर हमारा प्रयोग 2006 में 2007 में एक प्रयोग किया था, उसमें हम कामयाब हुए थे, तो हम फिर कामयाब हो सकते हैं उस प्रयोग को करके। और केवल ब्राह्मण वर्ग ही नहीं, हमारी पार्टी की नीति है बहुजन की बजाय सर्वजन की है। हम ब्राह्मण वर्ग को तो आगे लेके चलना चाहेंगे ही, लेकिन सभी को। जी, तो बिल्कुल सीधे तौर पर श्याम सिंह यादव साहब का कहना कि ब्राह्मण उनके साथ आएगा, उनकी पार्टी के साथ आएगा। और ब्राह्मणों के साथ साथ उनका कहना था कि सर्वजन भी पार्टी के साथ आएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि पार्टी ने ब्राह्मणों को नजरअंदाज कर दिया है। बसपा में अभी भी कुछ ब्राह्मण चेहरे हैं, बड़े ब्राह्मण चेहरे हैं। जी हाँ, बसपा के बड़े ब्राह्मण चेहरों पर नजर डालिए। सतीश चंद्र मिश्रा बसपा में है और सब परिचित है आप उनसे। इसके अलावा नकुल दुबे ब्राह्मण चेहरा है, बसपा के अभी भी हैं। अनंत मिश्रा,
अभी भी बसपा में है रंगनाथ मिश्र, इसके अलावा कुशल तिवारी। ये बसपा के वो ब्राह्मण चेहरे हैं जिन्होंने अभी बसपा का साथ नहीं छोड़ा है, अभी बसपा के साथ खड़े हैं। अब आपको बसपा का ब्राह्मण सूत्र समझाते हैं। 2007 के बाद से बसपा को कभी जीत नहीं मिली, लेकिन एक बार फिर बसपा 2007 वाली राह पर नजर आ रही है। वो कैसे, अब जरा इसको समझिए। 2014 लोकसभा चुनाव में 25% से ज्यादा ब्राह्मण उम्मीदवार बसपा ने उतारे थे। 2019 लोकसभा चुनाव की बात करें तो 25% ब्राह्मण उम्मीदवार उतारे थे। पूर्वांचल के ब्राह्मणों को लेकर खास तरह की रणनीति। जनवरी 2020 में रितेश पांडे को लोकसभा में नेता बनाया। पिछले साल नवरात्र में जिला स्तर पर ब्राह्मण जोड़ो अभियान की शुरुआत बसपा ने की। चूंकि बसपा बहुत ज्यादा, जिसे कहा जाए कि उस तरह से अपने काम को नहीं करती है कि जो दिखे लोगों को, पार्टी की रणनीति है कि बिल्कुल धीरे धीरे जमीनी स्तर पर काम को बढ़ाया जाए। बसपा को फिर से लगने लगा है कि ब्राह्मण वोटर्स ही हाथी के कदम विधानसभा तक ले जा सकते हैं, क्योंकि पिछले 10 सालों में बसपा ने जो रणनीति बनाई वो सब फेल हो गई। 2007 में सबसे ज्यादा 86 ब्राह्मणों को टिकट दिया था बसपा ने। 2012 में नया प्रयोग किया, 74 ब्राह्मणों को ही टिकट दिया। 2012 में 113 पिछड़े, अति पिछड़े और 89 मुस्लिमों को टिकट दिया। 2017 में फिर नया प्रयोग किया, सिर्फ ब्राह्मणों को टिकट देने में कटौती हुई। 2017 में 106 ओबीसी, 97 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया गया, लेकिन अब ये रणनीति बदलती हुई दिख रही है। हमारे साथ श्याम सिंह यादव साहब लगातार जुड़े हुए हैं, उनसे बात कर रहे हैं। बीएसपी के सांसद हैं जौनपुर से। श्याम सिंह यादव साहब, आपने कहा कि ब्राह्मण भी आपके साथ आएगा, आपने दावा किया, और सर्वजन भी आपके साथ आएगा, लेकिन चुनावी राजनीति की अगर हम बात करें, जिस तरह से पिछले चुनाव में असफलता मिली, तो इस बार आपको लगता है कि आपका संगठन इतना मजबूत है कि लोग आपके साथ जुड़ेंगे, ब्राह्मणों के साथ बाकी वर्ग भी आपके साथ जुड़ेगा? ऐसा क्या लगता है आपको कि ऐसा आपकी पार्टी ने क्या बदलाव किया है? देखिए, एक बात तो सबसे जानी मानी है, सर्वविदित है यूपी में, कि माननीय बहन जी के शासनकाल में जितनी अच्छी लॉ एंड ऑर्डर की पोजीशन थी, शांति व्यवस्था की पोजीशन थी, आज तक कोई भी सरकार उतनी अच्छी लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं कर पाई है। और इस बात का जन जन में चर्चा है, और इस बार सभी लोग, प्रदेश के कोने कोने से लोग कहते हैं कि माननीय बहन जी का शासन, जैसा इस समय प्रदेश में अव्यवस्था है लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के, लूट, चोरी, हत्या, मर्डर, रेप जो हो रहे हैं, ये केवल बहन जी के ही सत्ता में आने से इस पर पाया जा सकता है, इसको कंट्रोल किया जा सकता है, पहली चीज़। जी। दूसरी चीज़, हम लोग प्रयासरत हैं कि जिस तरह से हम लोगों ने 2007 में सभी को साथ लेकर के चले थे, इसी तरह से हम कोशिश करेंगे कि समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर चलेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेंगे और यूपी की सत्ता पर कामयाब होंगे, ऐसा मेरा मानना है। बिल्कुल श्याम सिंह यादव साहब, लेकिन कई नेता अभी अगर हाल ही के दिनों में देखें, कुछ महीनों को देखें, कई विधायक बसपा छोड़कर भी गए या उन्हें जिस तरह से पार्टी से निष्कासित किया गया, तो आपको लगता है कि क्या उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपके इस मिशन 2022 में? क्या आपको लगता है आप नए लोगों को जोड़ने में कामयाब होंगे? राजनीति में अगर आप देखें तो राजनीति में होता रहता है, इधर से उधर जाते हैं, उधर से इधर आते हैं। अभी आपने ये भी देखा होगा कि बसपा से कुछ नेता गए तो दूसरी पार्टियों से भी तमाम नेता बसपा में भी आकर के ज्वाइन किए हैं। तो ये सब तो राजनीति का एक अभिन्न अंग है, होता जाता रहता है। और ये जो नेता छोड़कर इधर उधर जाते हैं, उनसे कोई ख़ास फर्क पड़ने वाला नहीं है। और हमारी जो जनता है, हमारा जो बहुजन समाज है, हमारे जो वोट हैं, वो नेता को तो 1 मिनट में बना देते हैं, दूसरे नेता को खड़ा कर देते हैं उसकी जगह। एक नेता गया तो 4 नेता खड़ा होके उठ जाता है, हमारी जनता उसे बना देती है, इस चीज़ को समझती है। जी, तो एक आखिरी सवाल, तो श्याम सिंह यादव साहब, यानी आपको यकीन है कि 2022 में आपका निशाना बिल्कुल सीधा लक्ष्य पर रहेगा? देखिए, अभी तक तो जिंदगी में मैंने निशाना ठीक ही लगाया है जी। अब 2022 में कोशिश करेंगे कि ठीक ही लगावे, लक्ष्य पर ही निशाना लगना चाहिए।
जी। अब आप स्वयं 2022 आने के पर देखेंगे। तो बिल्कुल, तो श्याम सिंह यादव साहब का कहना है कि अभी तक तो निशाना सटीक बैठा है और आपने तो कई शूटरों को भी प्रशिक्षित किया है। राज्यवर्धन राठौर से लेकर कई शूटरों को आपने प्रशिक्षण दिया है। अब देखना यह है श्याम सिंह यादव साहब कि आपकी पार्टी जो आपके प्रत्याशी होंगे उनको निशाना लगाने का कितना प्रशिक्षण सटीक तौर पर दे पाते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया बीपी गंगा से जुड़ने के लिए और पूरी बात रखने के लिए। तो श्याम सिंह यादव साहब का कहना है कि ब्राह्मण उनकी पार्टी के साथ आएंगे। उनका यह कहना है कि साथ ही साथ सर्वजन को भी साथ लेकर आएंगे। बढ़ते आगे, दल कोई भी हो, वोट के लिए हर पार्टी को हर कामयाब फॉर्मूला कबूल होता है। अगर कांग्रेस की बात करें तो ब्राह्मण और दलित वोटरों के फॉर्मूले के दम पर पार्टी ने यूपी में दशकों राज किया। यूपी में कांग्रेस के सियासी स्वर्ण युग का ये चुनावी समीकरण आधार रहा है। आजादी के बाद राज्य में अब तक कुल 6 ब्राह्मण नेता 8 बार मुख्यमंत्री बने, सभी कांग्रेस में थे। इनमें गोविंद वल्लभ पंत से लेकर सुचेता कृपलानी, कमलापति त्रिपाठी से लेकर हेमवती नंदन बहुगुणा तक, इनके बाद श्रीपति मिश्रा से लेकर नारायण दत्त तिवारी तक के नाम शामिल है। नारायण दत्त तिवारी 3 बार राज्य के सीएम रहे। आज भी जब कांग्रेस अपने पुराने दिन लौटने की बात करती है तो ब्राह्मणों को खास तवज्जो देने की बात करती है, लेकिन मायावती ने अब जब ब्राह्मण वोटरों को लुभाने का बड़ा दांव चला है तो ये बात कांग्रेस को जमकर चुभी है। पार्टी के नेता प्रमोद तिवारी ने कहा कि बसपा में भी ब्राह्मणों का अपमान और उत्पीड़न हुआ। उन्होंने पूछा है कि क्या मायावती कह सकती हैं कि बसपा अगर सत्ता में आएगी तो ब्राह्मण मुख्यमंत्री बनाएगी। साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी हैं। तिवारी जी, मायावती दावा कर रही हैं कि ब्राह्मण हमारे साथ आएगा और उन्होंने इसके लिए अपनी बात भी कह दी। कांग्रेस पार्टी किस तरह से सोचती है? ब्राह्मण तो कभी आप लोगों के साथ जुड़ा रहा है। देखिए, हम मानते हैं और ये दुनिया मानती है कि ब्राह्मण का स्वाभाविक घर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, गांधी परिवार। कुछ कमी रही होगी हम में, कुछ हालात रहे होंगे, कुछ कहीं आकर्षण रहा होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। वो भाजपा में गए, बसपा में गए। बसपा में भयंकर धोखा मिला, भाजपा में प्रताड़ित किए जा रहे हैं, पीड़ित किए जा रहे हैं, जुल्म हो रहा है, हत्याएं हो रही हैं। तो ब्राह्मण तो छोटी खोल के चाणक्य की तरह बैठा है कि भाजपा को खत्म करना है। अब प्रश्न सीधा सा है, अगर जहां गया है वहां से नाराज होगा तो हम तो अपनी बाहें फैलाएं, अपने दरवाजे पर खड़े हैं, आओ अपना आशीर्वाद हमें दो। और बिल्कुल इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस के नेता दीपक सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक जी, आपका स्वागत है बीपी गंगा में। इससे पहले कि हम दीपक सिंह से बात करें, कुछ आंकड़ों पर जल्दी से एक नजर डाल देते हैं। करीब 3 दशक से कांग्रेस यूपी में हाशिए पर है। इसकी वजह ब्राह्मण वोट बैंक का छिटकना भी माना जा रहा है। देखिए, ब्राह्मण ही कांग्रेस के खेवनहार हुआ करते थे किसी वक्त उत्तर प्रदेश में। ब्राह्मणों को कांग्रेस का मुख्य वोट बैंक माना जाता था। यूपी में अब तक 8 ब्राह्मण सीएम सभी कांग्रेस से रहे। राम मंदिर आंदोलन तक ज्यादातर ब्राह्मण कांग्रेस के साथ थे। एनडी तिवारी के बाद कांग्रेस का कोई सीएम नहीं बना। तो ये कांग्रेस की स्थिति उत्तर प्रदेश में रही। कांग्रेस ने पिछले विधानसभा चुनाव में भी ब्राह्मण कार्ड खेला था, लेकिन वो फेल होगी। इस कार्ड को लेकर 2017 में कांग्रेस का ब्राह्मण कार्ड की अगर बात करें तो शीला दीक्षित को सीएम कैंडिडेट तक घोषित कर दिया था। राजेश पति त्रिपाठी को चुनाव समिति की कमान सौंपी थी। जिला स्तर पर ब्राह्मण नेताओं को जोड़ने की बात भी कांग्रेस ने उस वक्त कही थी। एक वक्त में कांग्रेस को यूपी में ब्राह्मणों की पार्टी कहा जाता था, लेकिन एक एक कर कई बड़े नेता पार्टी से अलग हो गए। अब ना तो पार्टी के पास पुराने ब्राह्मण नेता है और ना ही पुरानी ताकत देखने को मिलती है। अगर कांग्रेस के बड़े ब्राह्मण चेहरों की बात करें तो इस वक्त प्रमोद तिवारी, आराधना मिश्रा, ललितेश पति त्रिपाठी, ये बड़े नाम हैं जो अभी कांग्रेस के साथ हैं। जब से कांग्रेस यूपी की सत्ता से बाहर हुई तब से उसके विधायक कम होते गए। ब्राह्मण विधायकों की संख्या में उतनी ही तेजी से गिरावट आई है। 2002 में 1, 2007 में 2, 2013 में 3 और 2017 में 1 ब्राह्मण विधायक जीतने में कामयाब रहा कांग्रेस के टिकट में। ये वो आंकड़े हैं जिनका जिक्र हम कर रहे हैं। दीपक सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस पार्टी के तेज तर्रार युवा नेता हैं। दीपक, आपसे जानना चाहेंगे, दीपक जी ये बताइए, ब्राह्मणों को लेकर मायावती ने जो बात कही ब्राह्मण सम्मेलन करवाएंगे, लेकिन क्या आपको लगता है कि कांग्रेस के साथ क्या कांग्रेस भी इस तरह की कोई रणनीति बनाएगी कि कांग्रेस के साथ जो पुराना वोट बैंक जो आपसे छिटक गया है क्या वो वापस आए? इसको लेकर आपकी क्या रणनीति है और क्या आपको लगता है कि वो वापस आ सकता है वो वोट बैंक? जी,
हारने लगता है। ब्राह्मण वोट कांग्रेस के साथ आ चुका है। इसलिए आ चुका है कि जब उत्तर प्रदेश में चाहे कानपुर की 12वीं में पढ़ने वाली छात्रा की गोली मारकर हत्या की गई हो, चाहे नवविवाहिता खुशी को मार गया हो, चाहे एसपी महोबा ने एक व्यापारी इंद्रमणि मिश्रा की हत्या की हुई, तमाम दर्जनों हत्याएं हुई, तब उत्तर प्रदेश के कोई राजनीतिक दल ब्राह्मणों की हत्याएं पुलिस के लोग कर रहे थे। पत्रकार ब्राह्मण विक्रम जोशी को मारा गया था। तब राजनीतिक दल के जो सुरक्षित दल बनते हैं, इनके दफ्तरों में ताले लगे थे, इनकी जुबान पर ताले लग गए थे, तब इन्होंने अपनी बातों को कहना बंद कर दिया था। तो हालात अब ये हो गए हैं कि कल जब चुनाव आता है ब्राह्मणों को वोट देंगे, और ब्राह्मण उत्तर प्रदेश का वोट बैंक नहीं है। अभी आपने खुद ही बताया था उत्तर प्रदेश में कल ब्राह्मण मुख्यमंत्री से, और एनडीए के बाद उत्तर प्रदेश का ब्राह्मण मुख्यमंत्री नहीं हुआ है। इसका मतलब ये होता है राजनीतिक पार्टियों ने, चाहे भारतीय जनता पार्टी रही हो, बसपा ही हो, उन्होंने ब्राह्मणों को वोट देंगे, और ब्राह्मण उत्तर प्रदेश का वोट बैंक था। आज इतिहास में किसी युग में ब्राह्मण इस देश को, इस दुनिया को मार्गदर्शन देने वाला एक समुदाय रहा है। तो उससे कोई वोट बैंक राजनीति करेगा, राजनीति जब वोट चुनाव का टाइम होगा तब उनको वोट बैंक समझ करेगा। मुझे लगता है जवाब देगा उत्तर प्रदेश का ब्राह्मण भारतीय जनता पार्टी की योगी आदित्यनाथ सरकार को जवाब देना चाहता है, हटाना चाहता है, अपने अपमान का बदला लेना चाहता है। तो मुझे लगता नहीं कि कांग्रेस पार्टी को कुछ करने की जरूरत है। कांग्रेस पार्टी का स्वाभाविक जो मत है वो कांग्रेस पार्टी। लेकिन दीपक सिंह ये बताइए कि आपकी पार्टी से तो कई ब्राह्मण चेहरे भारतीय जनता पार्टी में चले गए। अभी हालिया बड़ा नाम है जितिन प्रसाद, वो भी चले गए, हालांकि वो युवा नेता उनको भी माना जाता था। तो आपको नहीं लगता कि एक एक कर कई लोग निकल गए इस कारवां से? रोहित जी, बहुत सारे ऐसे ब्राह्मण नेता हैं, जहां से आप शुरू करेंगे, जिस स्टेट से बनारस पहुंचिए, कानपुर पहुंचिए, पश्चिम में पहुंचिए, मध्य में पहुंचिए, तमाम ऐसे ब्राह्मण नेता हैं जिनकी स्वीकार्यता आज भी नंबर 1 पर है। उनके दामन की दाग नहीं है और निर्विवाद उनकी आज भी पूरी उत्तर प्रदेश का ब्राह्मण मानता है, और उन्होंने कांग्रेस पार्टी शासन प्रदेश को अपने बने हैं। तो जो बने हैं स्पष्ट तौर पर बने, क्या आज के राजनीतिक दल में ये साहस है कहने का? वो कहते कि हम मुख्यमंत्री नहीं होंगे, हम बनाएंगे ब्राह्मण को, कहते जो ब्राह्मणों के उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार ने अत्याचार किए थे, हमने उससे बोलकर गुनाह किया था, क्षमा याचना कर ले, हो सकता है पाप हो रहा है। देखिए, ब्राह्मण दिशा देने वाली जाति है, वोट बैंक नहीं है। और जिस तरह से आज तक के आजाद भारत में, खासतौर से उत्तर प्रदेश में इस सरकार ने दोनों पर अत्याचार किए हैं, अभी उत्तर प्रदेश में अत्याचार नहीं हुआ है। और ब्राह्मण कांग्रेस पार्टी के साथ खड़ा होकर उत्तर प्रदेश को फिर से धर्रे पर लाना चाहता है। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में व्यापार के, रोजगार के सारे अवसर समाप्त हो गए हैं, ब्राह्मण चाहता है कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में फिर से उत्तर प्रदेश बेहाल है, बदहाल है, जी बिल्कुल, तो वो फिर से अपने ट्रैक पे आए। और ये काम ब्राह्मण ही कर सकता है। कांग्रेस पार्टी ने ही ब्राह्मण मुख्यमंत्री दिए हैं। अंतिम मुख्यमंत्री जो उत्तर प्रदेश का रहा वो ब्राह्मण रहा है, और जो मुख्यमंत्री बनेगा वो भी ब्राह्मण कांग्रेस पार्टी से ही बनेगा, अन्य पार्टियों से कोई उम्मीद नहीं है। बिल्कुल दीपक सिंह, आपका बहुत बहुत शुक्रिया बीपी गंगा से बात करने के लिए। तो दीपक सिंह का कहना था कि उनकी पार्टी के साथ ब्राह्मण आएगा, बसपा कह रही है उनकी पार्टी के साथ आएगा। आगे बढ़ते हैं। चुनावी समीकरण की कुंजी, ये अगर सत्ता का ताला खुल जाए तो राजनीतिक दल इसे अपनाने में जरा भी देर नहीं करते। इसी मकसद से ब्राह्मण वोटरों को लुभाने का मायावती ने बड़ा दांव तो चला, तो भाजपा सावधान हो गई है। बसपा के मुताबिक इस वक्त ब्राह्मण वोटर भाजपा के साथ है और उसकी कोशिश है उन्हें वापस अपने साथ लाने की। जाहिर है इसने भाजपा के खेमे में हलचल मचा दी है, लेकिन पार्टी के नेता बसपा प्रमुख के बयान को तवज्जो देने को तैयार नहीं है। यह अलग बात है कि ब्राह्मण वोटरों को लुभाने के लिए भाजपा ने भी कई स्तर पर कोशिश खाली नहीं छोड़ी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल में महेंद्र नाथ पांडे और अजय मिश्रा टेनी यूपी से ब्राह्मण मंत्री हैं, तो वहीं योगी सरकार में डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा सहित कुल 9 ब्राह्मण मंत्री हैं। मायावती के ताजा दांव पर भाजपा कह रही है कि इस वक्त बसपा का अपना वोट बैंक ही उससे त्रस्त है, इसलिए बुरे दिनों में उन्हें ब्राह्मण याद आ रहे हैं। मायावती के ब्राह्मण वोटरों को दिए गए ताजा सियासी न्योते पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने चुभने वाला पलटवार किया है। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। मायावती ने कहा है कि
ब्राह्मणों का अपमान हुआ है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, ब्राह्मण सम्मेलन करने जा रही, कैसे बचाएंगे ब्राह्मण वोट? सबका साथ, सबका विकास, सबको सम्मान, सबको स्थान, सबको गौरव। हम ब्राह्मण और गैर ब्राह्मण की, अगड़ा और पिछड़ा की, अनुसूचित वर्ग की, आदिवासी की, ये सब बातें हम लोग नहीं करते और इसके बल पर हम शून्य से शिखर पर हैं और जो शिखर पर गए थे वो आज उनका अता पता नहीं। तो हमने सुना डिप्टी सीएम के शिव प्रसाद मौर्य को, और हमारे साथ इस वक्त हरिद्वार दुबे साहब जुड़े हैं, राज्यसभा सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी की, उनसे बात करेंगे। हरिद्वार दुबे जी, आपका स्वागत है एबीपी गंगा में। लेकिन इससे पहले कि हम हरिद्वार दुबे साहब से सवाल पूछें, एक आंकड़े पर नजर डाल देते हैं। यूपी विधानसभा में कितने ब्राह्मण विधायक आए, जल्दी से इस पर नजर डालते हैं। 2017 विधानसभा चुनाव, कुल ब्राह्मण विधायकों की बात करें तो 56 ब्राह्मण विधायक चुनकर विधानसभा पहुंचे, और देखिए 56 में से 46 ब्राह्मण विधायक भारतीय जनता पार्टी से चुने गए। सपा से सिर्फ 3, बसपा से सिर्फ 3, कांग्रेस से 1 और अन्य निर्दलीय 3 विधायक, यानी 46 ब्राह्मण विधायक भारतीय जनता पार्टी के साथ। आप सोचिए, इससे साफ जाहिर होता है कि किस तरह से 2017 में जो ब्राह्मण है उत्तर प्रदेश के, सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि वो एक तरफा भारतीय जनता पार्टी के साथ गए, और यही वजह है कि बसपा, सपा, कांग्रेस सबको लगता है कि इस वोट बैंक को दोबारा किस तरह से शिफ्ट करवाया जाए। 2017 में ब्राह्मण शक्ति भाजपा के पास आई और भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। भाजपा के ब्राह्मण शक्ति पर अगर नजर डालें, 2017 में सबसे ज्यादा 46 ब्राह्मण विधायक जीत कर आए। 9 विधायकों को भाजपा ने मंत्री पद दिया, दिनेश शर्मा को मुख्यमंत्री बनाया, श्रीकांत शर्मा, ब्रजेश पाठक, उपेंद्र तिवारी, नीलकंठ तिवारी, सतीश द्विवेदी भी मंत्री बने। तो ये भारतीय जनता पार्टी ने ब्राह्मण शक्ति को मजबूत किया। पिछले 4 चुनावों की बात करें तो 2017 में ही भाजपा का सबसे अच्छा प्रदर्शन रहा। भाजपा के ब्राह्मण विधायकों की अगर स्थिति को देखें, 2002 में 8, 2007 में 3 ब्राह्मण विधायक जीते थे, 2012 में 6 और 2017 में 46 ब्राह्मण विधायक भारतीय जनता पार्टी के चुनकर विधानसभा पहुंचे। भाजपा इस वक्त यूपी में सबसे बड़ी पार्टी है और कई ब्राह्मण नेता भी पार्टी के साथ खड़े हैं। देखिए, दिनेश शर्मा डिप्टी सीएम हैं, इसके अलावा महेश शर्मा की बात करें, ये भी बड़े ब्राह्मण चेहरे हैं। महेंद्रनाथ पांडे भी बड़े ब्राह्मण चेहरे हैं। अजय मिश्रा टेनी बड़े ब्राह्मण चेहरे हैं। शिव प्रताप शुक्ला, रीता बहुगुणा जोशी, जितिन प्रसाद, श्रीकांत शर्मा, ये तमाम वो नेता है। और हमारे साथ हरिद्वार दुबे साहब भी जुड़े हुए। तो इतिहास गवाह है कि जिसके पास ब्राह्मण विधायकों की संख्या ज्यादा होगी, सत्ता में उसी की जगह होगी। पिछली बार के 3 चुनावों की जो आंकड़े हैं वो यही कहानी बयां करते हैं। 2007 बसपा की सरकार बनी, 41 ब्राह्मण विधायक चुनकर बसपा के आए। 2012 सपा की विधायक सरकार बनी, 21 ब्राह्मण विधायक चुनकर सपा के आए। 2017 भाजपा की सरकार बनी, 46 ब्राह्मण विधायक सब भारतीय जनता पार्टी के चुनकर आए। तो हरिद्वार दुबे साहब हमारे साथ जुड़े हैं, राज्यसभा सांसद हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता भी हैं। हरिद्वार दुबे साहब, क्या कहना आपका? बसपा सुप्रीमो कह रही है कि वो उनके साथ ब्राह्मण वोट आएगा, इसके लिए उन्होंने सम्मेलन करने की बात कही है। आपका क्या कहना? भारतीय जनता पार्टी की अगर स्थिति करेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश का अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो ब्राह्मण भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रहा है, 2017 का चुनाव हो चाहे और, क्या कहना आपका? ब्राह्मण भाजपा के साथ रहा है और है, केवल मायावती दिवा स्वप्न देख रही हैं। ब्राह्मण उनके पास जाने वाला नहीं है। एक बार कुछ गुमराह करके उन्होंने ब्राह्मणों को अपने साथ कर लिया था, लेकिन सब जितने गए थे सब उनसे पलट करके वापस आ गए। अब उनके पास केवल ब्राह्मणों के नाम पर मिश्रा जी के कुछ इर्द गिर्द रहने वाले लोग ही बचे हैं, और वो भी इसलिए बचे कि मिश्रा जी को कोई पार्टी लेने वाली नहीं है और मिश्रा जी को राज्यसभा जाना है, इसलिए अपना ब्राह्मण नेतृत्व उनके सामने दिखा रहे हैं। कोई भी ब्राह्मण न सपा के पास जाने वाला है, न कांग्रेस के पास जाने वाला है, और न किसी अन्य पार्टी के, बसपा के पास जाने वाला। ब्राह्मण एक मुश्त जैसे था वैसे ही भाजपा के पास रहेगा। जी बिल्कुल, तो आप पूरी तरह आश्वस्त हैं हरिद्वार दुबे साहब। हरिद्वार दुबे साहब, एक और बड़ी अहम बात कि बसपा ने कहा कि वो ब्राह्मण सम्मेलन करेगी और इसकी शुरुआत अयोध्या से वो करने वाले हैं। देखिए, अयोध्या यानी आप लोगों ने एक लंबा आंदोलन लड़ा है, राम मंदिर आंदोलन लड़ा है, और ब्राह्मणों का सम्मेलन की शुरुआत अयोध्या से करने वाली है। तो एक बड़ा संदेश देना चाहते हैं, राजनीतिक बड़ा संदेश देना चाह रही हैं। तो आपको लगता है कि उनके संदेश को ब्राह्मण वोटर या दूसरा वोटर हाथों हाथ लेगा? ये मैंने कहा ना, दिवा स्वप्न है उनका जी। कहीं कोई सम्मेलन से, चाहे अयोध्या में करें
चाहे वो मथुरा में करें चाहे वो काशी में करें। आप याद करिए कांग्रेस की एक नेत्री जो पिकनिक मनाने के लिए कुछ दिन उत्तर प्रदेश में आती हैं, उन्होंने भी गंगा यात्रा किया था इलाहाबाद से बनारस का। कितने ब्राह्मण चले गए उनके पास, कितने उन्होंने सीटें जीत ली, या तो या बनारस में, इलाहाबाद में, या बीच के मिर्जा। ऐसे इनकी भी हालत होगी। केवल जनता को, ब्राह्मण समाज को गुमराह करने के लिए कि ब्राह्मण समाज एक बहुत बड़ा वोट बैंक है उत्तर प्रदेश में, और उसको जोड़ दिया जाए तो सबसे बड़ा वोट बैंक आ जाता है। लोग वोट बैंक के हिसाब से अनुसूचित समाज को कहते हैं कि वोट बैंक है, लेकिन सारे ब्राह्मण कहे जाने वाले लोगों में इन सबको जोड़ दिया जाए तो ये उससे अधिक पड़ जाता है। लेकिन चूंकि इनमें अलग अलग विभेद किया जाता है कि त्यागी है, ये राय है, ये भूमिहार है, ये सकलदीपी है, ये चितपामन है, ये महाब्राह्मण है, ऐसे टोटल अलग अलग कर करके ये जो चुनी जाती है, और इसलिए ब्राह्मणों को दिग्भ्रमित करने का प्रयास करेंगी। लेकिन ब्राह्मण अब ऐसा नहीं रह गया और कभी भी अब दिग्भ्रमित होगा नहीं, और मायावती के साथ तो जाएगा ही नहीं, और वो तो सपना ही देखते रह जाएंगे। मुलायम सिंह के बेटे जो हैं जी, अखिलेश जी, और कांग्रेस के जो 100 काल डिगडो जो बच्चे लोग हैं वो भी यही नाम लेते रहेंगे, हरे नाम जपते रहेंगे, लेकिन किसी को कोई ब्राह्मण तरजीह देने वाला नहीं है। जी, तो हरिद्वार दुबे साहब, कुल मिलाकर आपका यह कहना है कि जो 2022 की जंग आप लोग लड़ेंगे, जिसकी तैयारियों में आप लोग जुटे हैं, आपको लगता है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, इस नारे के साथ ही आप दोबारा जनता के बीच में जाएंगे और आपको समाज का हर तबका आपके साथ जुड़ेगा? जी सब जो केशव जी ने बात कही बिल्कुल सही कही, सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास, यही नारा हमारा है, और इसी नारे के साथ हम पूरे प्रदेश का विकास करेंगे। आज भी कोई भी हमारे योगी के सामने, मुख्यमंत्री के सामने खड़ा होने वाला हैसियत नहीं रखता। बाहर से बोल लेना, मीडिया में नाम छपवा लेना, और कोई ट्विटर पर अपना संदेश दे देना, इससे कोई उनका पड़ाव, उनका संचालन, जी बिल्कुल, संचालन उनका जनता के बीच में नहीं है। जी, केवल अपना नाम को छपा जाए, लेकिन जनता के बीच में दोहन उनका नहीं होगा। जनता साथ देने वाली नहीं है। 300 पार का जो नारा है वो 300 पार ही नहीं, 325 को पार करेगा, देखिएगा जी। 325 पार की आप बात करें। एक आखिरी सवाल हरिद्वार दुबे साहब आपसे, समाजवादी पार्टी की बात करें तो समाजवादी पार्टी ने कहा है कि भगवान परशुराम की बड़ी बड़ी मूर्तियां लगवाएंगे, और वो भी लगातार ब्राह्मण सम्मेलन और इस तरह की बातें कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि उनकी ये रणनीति कामयाब होगी, क्योंकि प्रतिमा लगाने की बात सपा भी कर रही है? प्रतिमा लगाने से कितनी वोट मिलता है जी। लोग मुलायम सिंह की मूर्ति यदि पूरे प्रदेश में लगा दें तो कोई यादव किसी पार्टी को वोट दे देगा? ये तो सोचना है, वो तो भ्रम का है, उनका दिमाग की गलत सोच है। प्रतिमा लगाने से कहीं नहीं, अरे जिनके मन में आस्था नहीं है, जब आस्था का प्रश्न है, वो आस्था केवल भाजपा में है, और भाजपा का ब्राह्मणों में है। सबके साथ है, सबका विकास हम करते हैं, सबके साथ समान सोच है। हमारे यहाँ कोई किसी का विभेद नहीं है, सबका साथ है। और इससे ये लोग कहते रहे कि हम मूर्ति किसकी लगाएंगे, किसकी नहीं लगाएंगे। पहले उनसे पूछिए अखिलेश जी से या सपा वालों से कि परशुराम कितने भाई थे, तो भाई नहीं बता पाएंगे, कि न उनके नाम बता पाएंगे, वो तो क्या मूर्ति लगा के करेंगे, कहाँ रहेंगे। जी, तो बिल्कुल, तो हरिद्वार दुबे साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया बीपी गंगा से जुड़ने के लिए। तो हरिद्वार दुबे साहब ने सीधे तौर पर सपा पर भी सवाल उठाया। उनका कहना है कि मूर्तियां लगाने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि उनका कहना है कि उत्तर प्रदेश का ब्राह्मण भारतीय जनता पार्टी के साथ है। ये दावा है हरिद्वार दुबे साहब का, जो कि बीजेपी के राज्यसभा सांसद है। और अब बात समाजवादी पार्टी की, मायावती के ब्राह्मण कार्ड के बाद सपा के नेता भी अलर्ट हैं। उन्हें पता है कि अगर राज्य में सबसे ज्यादा ब्राह्मण विधायक उनके पास हुए तो फिर से सत्ता की चाबी उनके हाथ लग सकती है। समाजवादी पार्टी की कोशिशें इस वक्त किस तरह की हैं? आखिर सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव मायावती के ब्राह्मण कार्ड के जवाब में क्या करने वाले हैं, ये इस वक्त समझना और जानना भी जरूरी है। 2007 के बाद एक मौका ऐसा भी आया जब ब्राह्मण साइकिल पर बैठे थे। तब सपा ने सरकार बनाई थी, और ये साल था 2012 का, आप सब लोगों के जहन में होगा। जी हाँ, 2012 में पूर्ण बहुमत की सरकार समाजवादी पार्टी की बनी थी। 21 ब्राह्मण विधायक सपा के उस वक्त जीते थे। अभिषेक मिश्रा, पवन पांडे और मनोज पांडे समेत कई मंत्री भी बने थे।
माता प्रसाद पांडे को विधानसभा स्पीकर बनाया गया। जनेश्वर मिश्रा के नाम पर पार्क बनाया गया ताकि ब्राह्मण वोट बैंक को सपा अपने साथ इंटैक्ट रख सके। 2022 के लिए सपा ने फिर से ब्राह्मण कार्ड खेलना शुरू कर दिया है। अखिलेश की इस बार की रणनीति क्या है, आइए आपको बताते हैं। 2022 के लिए ब्राह्मण कार्ड की अगर बात करें तो जनेश्वर मिश्रा के नाम को भुनाने की कोशिश, हर जिले में भगवान परशुराम की प्रतिमा का वादा किया है और परशुराम के नाम पर एजुकेशन रिसर्च सेंटर बनाने का वादा किया है। सपा सरकार में ही परशुराम जयंती पर छुट्टी भी घोषित हुई थी। तो अखिलेश यादव की रणनीति है, अब ये रणनीति कितनी कामयाब होती है ये देखना है। समाजवादी पार्टी अपने साथ ब्राह्मण नेताओं को भी जोड़ रही है। पिछली कैबिनेट में जिन्हें जगह दी गई थी उसमें से कई नेताओं को जिम्मेदारी भी दी जा रही है। अभिषेक मिश्रा की अगर बात करें, पार्टी के बड़े ब्राह्मण चेहरे, इसके अलावा तेज नारायण पांडे, इसके अलावा मनोज पांडे, माता प्रसाद पांडे, संतोष पांडे, ब्रह्माशंकर त्रिपाठी, ये सपा के वो बड़े ब्राह्मण चेहरे हैं जिन पर सपा दांव फिर से खेल रही है। 2017 के चुनाव में समाजवादी पार्टी का सिर्फ एक ही ब्राह्मण उम्मीदवार जीत सका है। पिछले 4 चुनावों के आंकड़े आपको बताते हैं, देखिए। 2002 में सपा के 10 ब्राह्मण विधायक जीते, 2007 में संख्या 11 की हुई, 2012 में 21 ब्राह्मण विधायक जीते, समाजवादी पार्टी ने प्रदेश में सरकार बनाई। 2017 में 21 से यह संख्या घटकर 1 पर पहुंच गई और समाजवादी पार्टी इस वक्त विपक्ष में। तो ये सपा के ब्राह्मण विधायकों की स्थिति है। अगर हम चुनाव दर चुनाव, विधानसभा चुनाव दर चुनाव 2002 से 2017 तक देखते हैं तो ये स्थिति निकलकर सामने आती है कि 2002 में 10, 2007 में 11 ब्राह्मण विधायक जीते। अब देखिए, यूपी में ब्राह्मण वोट बैंक पर एक बार नजर डालिए। करीब 11% आबादी हम इसे कह सकते हैं उत्तर प्रदेश में, और यही वो वोट बैंक है जिस पर सबकी नजर है। कई सीटों पर 20 से ज्यादा वोटर भी है। मैं ऐसी भी कई सीटें भी आपको बताता हूं कि ऐसी कई सीटें हैं। बलरामपुर, बस्ती, संत कबीर नगर में 15% से ज्यादा ब्राह्मण वोटर हैं वहां की तमाम सीटों पर। तो आप देखिए किस तरीके से जातीय आधार पर अगर देखा जाए, ताना बाना है वोट बैंक का। महाराजगंज, गोरखपुर, देवरिया में 15% से ज्यादा वोटर है, वहां की स्थिति बनती है। जौनपुर, अमेठी, चंदौली में 15% से ज्यादा वोटर है ब्राह्मण वोटर, जो कि अगर विधानसभा की स्थिति के अनुसार बताया जाए। कानपुर और प्रयागराज में भी 15% से ज्यादा ब्राह्मण वोटर है। तो यही वो आंकड़ा है जिस पर तमाम सियासी पार्टियों की नजर लगी है। यही वो आंकड़ा है जिसको देखकर बीएसपी सुप्रीमो ने आज बयान दिया। बीएसपी सुप्रीमो ने पिछले कल बयान दिया और हमारे साथ सपा के बड़े चेहरों में, बड़े ब्राह्मण चेहरों में से एक और पार्टी के नेता अभिषेक मिश्रा खुद मौजूद है। उनसे हम बात करते हैं। अभिषेक जी, आपका स्वागत है बीपी गंगा में। और अभिषेक जी, सबसे पहला सवाल ये, बहन जी का कहना है कि इस बार ब्राह्मण वोटर उनके साथ आएगा और उसके लिए उन्होंने तैयारी शुरू कर दी है अयोध्या से। तो आपको लगता है कि वो जो इतिहास दोहराना चाहती हैं, क्या आपको लगता है कि ब्राह्मण वोटर उनके साथ दोबारा जाएगा? क्योंकि इसके लिए उन्होंने बाकायदा अपना रोड मैप भी तैयार कर लिया है। अयोध्या से इसकी शुरुआत करने वाली है। आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री जी ने, आदरणीय मायावती जी ने जो बात कही है, मुझे लगता है बहुत सारा पानी उसके बाद गंगा में बह चुका है और अब वो वक्त दोबारा नहीं आ रहा है। उस समय जब उन्होंने कहा था तो एक बात थी, एक लोगों को में विश्वास जगा था, ये बात सच है, लोगों ने साथ दिया था, समर्थन किया था। लेकिन उसके बाद जो सिला मिला, जो देखने को मिला, जिस तरीके से तिरस्कृत हुआ, नीचे बैठाया गया जमीन पर, जिस तरीके से गलत SC/ST एक्ट के मुकदमे लिखे गए जो आज भी चल रहे हैं, लोगों के लोग जिनको आज भी रो रहे हैं, जिस तरीके से बीएसपी लीडर्स ने उनका अपमान किया, जिस तरीके से उनको जो उचित व्यवस्था थी उसमें नहीं किया, जिस लेवल का करप्शन देखने को मिला, आज पूरी तरीके से समाज, ब्राह्मण समाज खासकर, उस बात को पहचान चुका है कि अब दोबारा उसको बीएसपी का एक्सपेरिमेंट नहीं करना है। उससे उसकी तौबा कर चुका है। अब उस रास्ते दोबारा ब्राह्मण नहीं जाने वाला। जी, तो अभिषेक मिश्रा साहब, अब यहां एक और बात है कि अभी आपसे पहले हमने बात कर रहे थे, बीजेपी के नेताओं से बात कर रहे थे, उन्होंने आप पर तंज कसा कि मूर्तियां लगाने से कुछ नहीं होगा। अगर आपने जो बात कही थी भगवान परशुराम की मूर्तियां लगाएंगे, उन्होंने कहा कि दिल में परशुराम होने चाहिए, उनके लिए वो भावना होनी चाहिए। तो उन्होंने तंज कसा आपके पार्टी पर और आपकी इस मुहिम पर। क्या कहना है इस पर आपका? देखिए, वो मूर्ति लगाएं तो ठीक है और हम लगाएं तो गलत। तो ये तो मैं तो सिंपल सी बात कहता हूं कि हम भगवान की में आस्था रखते हैं, इसलिए उनकी प्रतिमा लगाने की बात कर रहे हैं।
और जहां तक दिल में भावना की बात है तो वो तो मैं कह सकता हूं कि हमसे ज्यादा भावना उनमें कभी नहीं हो सकती, हमसे ज्यादा भगवान परशुराम का अंश और तत्व उनमें नहीं हो सकता। और हमारे सिर्फ भावनाएं नहीं है, पूरी आस्था है, पूरी निष्ठा है, पूरा विश्वास है, और वो हमारा एक अपना धार्मिक पक्ष है, वो एक हमारा व्यक्तिगत पक्ष है। जहां तक राजनीतिक पक्ष है, राजनीति की जहां तक बात है, वहां मैं कहना चाहूंगा कि समाजवादी पार्टी सबको साथ लेके चलना चाहती है। और निश्चित रूप से जहां तक ब्राह्मण समाज का, क्योंकि आपने स्पेसिफिक सवाल पूछा, इसलिए स्पेसिफिक जवाब दे रहा हूं, सम्मान करना अगर कोई जानता है तो वो समाजवादी पार्टी जानती है, माननीय अखिलेश यादव जानते हैं। चाहे हमने जनेश्वर मिश्र जी की बात हो, चाहे ब्रजेश्वर तिवारी जी की बात हो, चाहे बहुत सारे हमारे आइडियोलॉग्स रहे, माता प्रसाद पांडे जी, इनको आप भारतीय जनता पार्टी वाले सम्मान की बात करते हैं। आप देखिए हमारे इतने सीनियर लीडर, आदरणीय माता प्रसाद पांडे जी जो स्पीकर रहे, इतनी बार मिनिस्टर रहे, एक बहुत ही सज्जन व्यक्ति हैं। उनके साथ जिस तरीके की बदतमीजी हुई, गुंडई हुई, धक्का मुक्की हुई, उनकी पत्नी के साथ बदतमीजी हुई, उनके हाथ से छीन करके कागज फाड़ दिए गए, ये तो संस्कार है भारतीय जनता पार्टी वालों के। ये संस्कार की बात करेंगे, हमको संस्कार सिखाएंगे। इनकी कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है। इन्हें सिर्फ घोषणा करना आता है, बाकी इनकी कोई आस्था किसी में नहीं है। मैंने तो कहा था, ओपनली कहा था, जब पिछली बार रोहित जी आपने बात उठाई, आपको याद होगा पिछली बार हमने आपके साथ बैठ के बात चर्चा की थी कि अगर मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कहता हूं कि वो भगवान परशुराम की मूर्ति की घोषणा कर दे, हम भी जाएंगे वहीं पूजा पाठ कराएंगे। हमें तो उनकी प्रतिभा से मतलब है, हमें भगवान की आस्था से मतलब है। हम ये थोड़ा ना कह रहे हैं। इनको जब मौका मिलता है तो ये भगवान श्री राम के मंदिर का वो हुआ, शिलान्यास हुआ, अकेला एक आदमी पूरे फ्रेम पे पूरे देश में दिखा, क्यों? हम लोगों को क्यों नहीं बुलाया गया? मैं आपसे कहता हूं, हम जब भगवान परशुराम की मूर्ति की स्थापना करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के भी सब लोगों को बुलाएंगे, वो भी आए, वो भी प्रसाद ग्रहण करें, क्योंकि ईश्वर सबके हैं। उनको धर्म और जात, उनको जात की नजरों से नहीं देखना चाहिए। भगवान विष्णु का स्वरूप है, उसमें इस बारे में उसमें राजनीति नहीं फंसानी चाहिए। जी अभिषेक मिश्रा साहब, अगर हम आंकड़ों पर नजर डालते हैं, अगर हम पिछले 4 चुनावों के आंकड़ों पर हमने नजर डाली, देखिए जिस भी पार्टी के जो ब्राह्मण विधायक थे वो ज्यादा जब जीते, सरकार उस पार्टी की बनी। 17 में बीजेपी के साथ यही स्थिति थी, 12 में आपके साथ ये स्थिति थी, 7 में बीएसपी के साथ ये स्थिति थी। लेकिन जिस तरह से हर बार वोट बैंक शिफ्ट हुआ, तो आपको लगता है कि जो एक तरफा जो वोट बैंक शिफ्ट हुआ है भाजपा के साथ, आप उस वोट बैंक को शिफ्ट करवाने में कामयाब होंगे, ऐसा आपको लगता है? रोहित जी, जो आपने कहा उसका कारण है कि उत्तर प्रदेश में 12 से 14% ब्राह्मण पॉपुलेशन है। एक इंटेलेक्चुअल क्लास है, सोचता है, विचारता है, अपनी बात रखने का तरीका और जज्बा रखता है, विचार और वाणी का आशीर्वाद प्राप्त है, माहौल बनाने का काम करता है। तो आज की तारीख में यह सच्चाई है कि उत्तर प्रदेश का ब्राह्मण पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी से नाराज है, अपेक्षित है, तिरस्कृत है, अपमानित महसूस कर रहा है। क्योंकि जो मुद्दे हैं, जो उसको चाहिए, उसको ये नहीं चाहिए कि वो कोई आए उनका पैर धोए। पैर तो ना धोइए, कोई बात नहीं, जिसका पैर धो रहे थे बहुत अच्छा कर रहे थे, लेकिन जिस पुरोहित ने आपकी पूजा कराई, जहां जूता पहन के खड़े थे, उसका भी पैर धो लेते या उसको भी प्रणाम कर लेते झुक करके, तो भी शायद ईश्वर उनको वो कर देता। तो ये चीज बिल्कुल गलत है। मैं ये सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि हम लोग निश्चित रूप से लोगों के साथ हैं, लोगों के बीच हैं। हर संघर्ष में ब्राह्मणों के, हर समाज के, हर वर्ग के हमने लड़ाई लड़ी है और पूरी ताकत से समाजवादी पार्टी खड़ी रही है। सड़क से लेकर के संसद तक की लड़ाई, विधानसभा से लेकर विधान परिषद तक की लड़ाई हमने लड़ी है। हम निश्चित रूप से इस बार जनता का प्यार, आशीर्वाद माननीय अखिलेश यादव जी को मिलेगा, वो मुख्यमंत्री बनेंगे और हम लोगों को, समाजवादी पार्टी को एक जिम्मेदार और मजबूत सरकार बनाने का मौका उत्तर प्रदेश देगा। बिल्कुल अभिषेक मिश्रा साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया एबीपी गंगा के साथ जुड़ने के लिए। तो अभिषेक मिश्रा हमारे साथ मौजूद थे, जिनका यह दावा है कि ब्राह्मण सपा के साथ जाएगा। तो हर सियासी पार्टी ये दावा कर रही है कि वो ब्राह्मण वोट बैंक उनके साथ है, लेकिन अब क्योंकि जैसे जैसे 2022 नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे तमाम आंकड़ों के खेल भी उजागर हो रहे हैं, तमाम तरह के वायदे भी हो रहे हैं, तमाम तरह की बातें भी हो रही हैं, जो कि आने वाले दिनों में और ज्यादा सामने आएगी। लेकिन जो भी चुभने वाली बात होगी, उस बात का जिक्र और उस बात की फिक्र हम जरूर करें।